खून जमा देने वाली ठंड पड़ रही थी। जंगल की झाड़ियों से घिरा हुआ डाक बंगला, जो दिन के समय जितना सुंदर दिखता था, उतना ही इस रात के कोहरे में भयानक नजर आ रहा था। डाक बंगला, या यूं कह लें सरकारी गेस्ट हाउस, जहां सरकारी कर्मचारी, नौकरशाह और मंत्री लोग रुक सकते हैं, उसी में उस रात मनमोहन अपनी बीवी अनु, बेटे रवि और बेटी जीविका के साथ ठहरने आया था। मनमोहन एक आम आदमी था, इसलिए उसने भुगतान करके वहां ठहरने का फैसला किया। अब और कोई गेस्ट हाउस नजर नहीं आ रहा है, इसलिए मजबूरी में यहाँ आना पड़ा। माफ करना रवि बेटा। पापा, ये डाक बंगला कितना खौफनाक नजर आ रहा है। इसमें हम अगले 2 दिन कैसे बिताएंगे? रवि बेटा, कॉलेज का आखिरी साल चल रहा है तुम्हारा। इतने बड़े हो गए हो, फिर भी इतना डरते हो। अब हम भी क्या करें? अगले 2 दिनों तक इस गांव से बाहर जाना संभव नहीं है। मौसम खराब होने की आशंका है और साथ ही भूकंप आने का भी खतरा है। अरे मेरे डरपोक भाई, तुम कब सुधरोगे? उल्टा इस डाक बंगले की खूबसूरती को देखो। यहाँ की शांति में कितना सुकून है। उफ, चुप रहो जीविका। इसके बाद वे चारों अपने अपने कमरों में आराम करने चले जाते हैं। रवि और जीविका एक कमरे में सोते हैं, जबकि मनमोहन और अनु दूसरे कमरे में। जब जीविका आराम कर रही होती है, तभी अचानक रवि को बाहर से किसी के हंसने की आवाज सुनाई देती है। मेरे पास आओ, 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 मेरे पास आओ। रवि के पसीने छूटने लगते हैं। वह डरते हुए बालकनी में जाता है, लेकिन वहाँ नीचे उसे कोई नजर नहीं आता और दूर दूर तक जंगल में भी कोई दिखाई नहीं देता। यहाँ तो दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा है। फिर ये आवाज किसकी थी? रवि, मैं डायन हूँ। तुम पागल हो क्या? ऐसे कोई करता है क्या? मैं कितना डर गया एक पल के लिए। सॉरी, मैं तुम्हें बस इतना कहना चाहती हूँ कि तुम अपने मन से इस डर को निकाल दो। ये जगह दिखने में जितनी भूतिया लगती है, असल में उतनी है नहीं। थोड़ी देर बाद वे चारों खाना खाने नीचे आते हैं। एक बूढ़ी काकी उन्हें खाना परोस रही होती है। मैं झूठ क्यों बोलूँगा? मैं सच कह रहा हूँ, ये डाक बंगला सही नहीं है। मैंने अपने कानों से उस औरत की आवाज सुनी है। चुप करो यार। भाई, मैं भी वही थी, तुम भी वही थे, तो उस औरत की आवाज सिर्फ तुम्हें क्यों सुनाई दी? मेरे कानों में क्या हड़ताल हो गई थी? हाँ, शट अप जीविका। रवि बेटा, इतना मत घबराओ। जैसा तुम सोचोगे वैसा ही महसूस होगा। अगर तुम बार बार उसी बारे में सोचोगे तो तुम्हें वही सब नजर आएगा और महसूस होगा। बेटा, चुपचाप खाना खा लो, वरना ठंड में जल्दी ठंडा हो जाएगा। वैसे भी डाक बंगले की दीवारों को शांति पसंद है ना? नहीं जी काकी। सभी खाना खाकर सोने चले जाते हैं, लेकिन रवि को रात भर नींद ही नहीं आती। वह हर वक्त बस उस आवाज के बारे में ही सोच रहा था। तभी उसने देखा कि कमरे का दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुल रहा है। यह क्या? ये दरवाजा अचानक से कैसे खुल रहा है? ये सब क्या हो रहा है? दरवाजा अपने आप खुल गया और रवि बिस्तर से उठकर हिम्मत जुटाते हुए दरवाजे के पास गया। तभी उसने एक काले साए को सीढ़ियों से नीचे की तरफ भागते हुए देखा। यह देख रवि की सांसें तेज हो गई और उसका कलेजा कांपने लगा। कौन था वहाँ? कौन था? तभी उसकी नजर फर्श पर पड़े एक पेपर पर पड़ी। उस पर खून जैसी स्याही से लिखा था, मैं तुम सबकी जान ले लूंगी। ये देखकर रवि बहुत ज्यादा डर गया। वह तुरंत अपने माता पिता और अपनी बहन जीविका को उठाकर उन्हें सब कुछ दिखाने ले गया। मेरा यकीन कीजिए माँ पापा, मैं झूठ क्यों बोलूँगा भला? मैंने सच में किसी काले साए को सीढ़ियों से नीचे की तरफ भागते हुए देखा है। और यह पेपर देखिए, इस पर खून की स्याही से लिखा है। लेकिन जब उन्होंने पेपर देखा तो उस पर से वह सब कुछ लिखा हुआ मिट चुका था। ये देख रवि के होश उड़ जाते हैं। यह कैसे हो सकता है? रवि, एक काम करो, तुम और जीविका हमारे कमरे में आकर सो जाओ। चारों एक साथ सोएंगे तो किसी को डर नहीं लगेगा। लेकिन पापा, मैं डर नहीं रहा। मैं बस आपकी और हमारी सबकी भलाई के लिए कह रहा हूँ। यहाँ से चलिए। आप भूत प्रेत में विश्वास नहीं करते होंगे, लेकिन मुझे है। रवि भाई, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। बस अब और नहीं। चलो सोने, और कुछ नहीं सुनना है हमें।
पहले ही हम बहुत थक चुके हैं, अब सो जाओ। कोई भी रवि की बात समझने की कोशिश नहीं करता। अंत में सब एक ही कमरे में सो जाते हैं। जैसे तैसे रात गुजर जाती है। अगले दिन रवि उस बूढ़ी काकी से पूछता है, काकी, यहाँ इस डाक बंगले में केवल मैं और मेरा परिवार ही रुका हुआ है, क्या यहाँ और लोग भी रुकते हैं? काकी ने नाराज होकर कहा, लोग यहाँ रुकने आते हैं, लेकिन इस समय नहीं है। हटो, मुझे बाहर जाना है। रवि दिन में उस बंगले का अच्छे से मुआयना करता है। उधर मनमोहन, अनु और जीविका बाहर बैठकर बातें कर रहे होते हैं। अरे रवि भाई, आओ हमारे साथ बैठ जाओ, वरना फिर कोई भूत आकर आपको परेशान कर लेगा। बस जीविका, कितना परेशान करोगी तुम रवि को चिढ़ा चिढ़ा कर। ओके बाबा, सॉरी। इसके बाद रवि कुछ देर टहलने के लिए अकेले निकल पड़ता है। टहलते हुए उसे एक सुनसान सड़क पर एक लड़की दिखाई देती है जो फूल बेच रही होती है। साहब, फूल ले लो ना, गुलाब, चंपा, चमेली, मोगरा, जास्मीन, सारे फूल है मेरे पास। नहीं, मुझे फूल नहीं चाहिए। लड़की गिड़गिड़ाते हुए बोली, अच्छा ठीक है, लेकिन मेरी बोनी हो जाए, इसलिए एक फूल तो ले लीजिए प्लीज साहब। रवि लड़की की बात मानकर एक फूल खरीद लेता और उसे अपनी माँ अनु को बालों में लगाने के लिए दे देता है। बाद में अनु जब बाथरूम में अपना चेहरा धोने जाती है तो बाथरूम की लाइट अचानक से बार बार बंद और चालू होने लगती है। अरे, इन लाइट्स को क्या हो गया अचानक? जैसे ही अनु आईने में अपना चेहरा देखती है, उसके पीछे एक खौफनाक शक्ल वाली औरत खड़ी होती है। अनु घबराकर जोर से चीख पड़ती है। अनु की चीख सुनकर मनमोहन, रवि और जीविका उसके कमरे की ओर भागते हैं और उसे बेहोश पाते हैं। माँ, माँ, आंखें खोलो ना माँ। थोड़ी देर बाद अनु को होश आता है। जब उसे होश आता है तो वह उन तीनों को बाथरूम में घटी पूरी घटना बताती है। अनु की जुबानी ये सब सुनकर मनमोहन, रवि और जीविका के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। माँ, ये सब सच है। हाँ जीविका बेटी, रवि बिल्कुल सच कह रहा था। देखो, मैंने पहले ही कहा था ना आप तीनों से, इस डाक बंगले में जरूर कुछ गड़बड़ है। अनु ने घबराते हुए मनमोहन से कहा, मनमोहन जी, मुझे कुछ नहीं पता। हम कहीं और रुक लेंगे, चाहे जंगल में ही क्यों ना रुकना पड़े, लेकिन इस भूतिया डाक बंगले में मैं बिल्कुल नहीं रुकूंगी। ठीक है अनु। हाँ पापा, अगर माँ और रवि ने यहाँ कुछ ऐसा महसूस किया है तो हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए। ठीक है, अपना अपना सामान ले लो, हम सब अभी इसी वक्त यहाँ से निकलते हैं। चारों जल्दी जल्दी अपना सामान पैक करने लगे और डाक बंगले से बाहर निकलने के लिए दरवाजे की ओर बढ़े। लेकिन तभी मुख्य दरवाजे पर वह बूढ़ी काकी खड़ी नजर आई। काकी, हमें जाने दीजिए, हमें अब यहाँ नहीं रुकना है। नहीं, मैंने कहा ना, एक बार जब कोई इस डाक बंगले में आ जाता है तो वह फिर से वापस नहीं जा पाता। नहीं, आप हमें यहाँ जबरदस्ती रुकने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। कृपया हमें जाने दीजिए। मतलब यह है कि तुम सब अब हमेशा हमेशा के लिए यहीं पर रहोगे, इंसान बनकर नहीं बल्कि भूत बनकर। उतने में अचानक वह बूढ़ी काकी अपने भूतिया रूप में बदल जाती है और वहाँ आसपास सभी भूत इकट्ठे हो जाते हैं। ये सब देखकर चारों की रूह कांप उठती है और रोंगटे खड़े हो जाते हैं। नहीं, बचाओ! चारों चिल्लाने लगते हैं। वे भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके पैर जैसे जमीन से चिपक जाते हैं। नहीं, हमने यहाँ रुककर बहुत बड़ी गलती कर दी, हमें यहाँ रुकना ही नहीं चाहिए था। बचाओ, ये हमारे पैरों को क्या हो गया? ये हिल क्यों नहीं रहे? हमें बख्श दो, हमें जाने दो, यहाँ से जाने दो। बूढ़ी काकी खतरनाक हंसी के साथ कहती है, नहीं, कहा था ना मैंने, अब तुम सबका अंत है। तुम सब भी हम भूतों की बिरादरी में शामिल हो जाओगे। यही तो इस डाक बंगले का नियम है। एक बार जो यहाँ पर आया वह वापस जिंदा नहीं लौट पाता, उसे तो मरना ही पड़ता है। यह सब मैंने शुरू किया था क्योंकि कई साल पहले इसी डाक बंगले में काम करते करते एक गेस्ट ने मेरी जान ले ली थी। मैंने उसे सोने की तस्करी करते हुए पकड़ लिया था। इस डर से कि मैं उसका जुर्म पुलिस को बता दूंगी, उसने मुझे मार डाला। इंसान ऐसे ही होते हैं, मतलबी और बुरे। सभी भूत अब उन चारों के पास आने लगते हैं। चारों डर से कांप रहे होते हैं।
हम यहाँ से भाग तो नहीं सकते, लेकिन अपने मुंह से भगवान को याद तो कर सकते हैं। माँ, पापा, जीविका, हनुमान जी ही अब हमें बचा सकते हैं। वे चारों एक साथ हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर देते हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। बूढ़ी काकी और सभी भूत चिल्लाने लगते हैं, बंद करो, बंद करो। हनुमान चालीसा सुनकर सभी भूतों के कानों से खून बहने लगता है और वे एक एक करके खत्म हो जाते हैं। चारों उनकी कैद से आजाद हो जाते हैं और वहां से तुरंत भाग जाते हैं। उस दिन के बाद डाक बंगला भूतों और काली शक्तियों के कहर से मुक्त हो गया।